नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस जीएस 5th एंड 6th का कंप्लीट कोर्स। जीएस 5th का वीडियो आपको 10 AM एंड जीएस 6 की क्लास आपको 6 PM मिलती है। ये जीएस 6 का अपना 4th लेक्चर है। ये लेक्चर सेल्फ स्टडी वाला की ई बुक इस पर बेस्ड है, जो यूपीपीसीएस के 6th पेपर के लिए लिखी गई है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके परचेज करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज मी मोहित शर्मा, योर टीचर, डायरेक्टर संकल्प IAS Academy, having more than 15 years experience in the field of civil service teaching, and the sole motive behind this series is to become your favorite teacher, and me and the whole team of self study wala is working very hard to achieve this target। और आपके लेक्चर में ये क्वालिटी आपको दिख रही होगी, एक बार आप इसको कमेंट में ज़रूर से बताएं। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है अपने 3 लेक्चर में, हम देखते हैं। यूपी की ज्योग्राफी में हमने ज्योग्राफी का लोकेशन पढ़ ली है। उसके बाद में हमने उसका फिजियोग्राफी पढ़ लिया है। फिजियोग्राफी में ये 4 क्षेत्र पढ़े हैं। फिर हमने जियोलॉजी या रोग सिस्टम पढ़ लिया है कि यूपी में कौन कौन सी रोग मिलती हैं। ऐसा करके अपना ये एक बेसिक फिजियोग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर हमने क्लाइमेट पढ़ना शुरू करा है, और इस क्लाइमेट वाले पार्ट में हमने जो 7-8 टॉपिक हैं उनमें से यूपी का कैसा क्लाइमेट है, की कैरेक्टरिस्टिक, ये पिछली क्लास में कवर हो गया था। ऐसा क्लाइमेट क्यों है, फैक्टर कर लिए थे। और ये यूपी का जिस तरह का क्लाइमेट है, स्पेशल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इसमें काफ़ी वेरिएशन है, तो उसके यूपी पे क्या अच्छे बुरे प्रभाव हैं दोनों, इतना हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम उसके मेजर क्लाइमेटिक जोन, मेजर क्लाइमेटिक चैलेंज, सीजन, रेनफॉल, टेम्परेचर ये पढ़ेंगे, और यूपी का क्लाइमेट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन हम पहले दिखा चुके हैं कि क्लाइमेट से अभी कोई क्वेश्चन मेंस में नहीं आया है, बट फिर भी हमें इस बुक को बार बार देखना है, जिससे हमें रट जाए कि किस टॉपिक में क्या चीज़ काम की है, सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको किसी से पूछना ना पड़े। तो 6th पेपर में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में हमें जाना है, और यहाँ पे जाके ये वाला टॉपिक हम इसमें कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हमें यूपी में लोकेशन भी ऑलरेडी डन, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर यानी कि फिजियोग्राफी ऑलरेडी डन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसमें नहीं था, वो हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, ठीक है। और फिर हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट। इसके बाद पढ़ेंगे इरिगेशन, फिर मिनरल, फिर ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन, और फिर अपना ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टॉपिक ही काफ़ी बड़े हैं। आपको लग रहा होगा हर टॉपिक इतना बड़ा है क्या, कोई टॉपिक ऐसे एक क्लास में भी हो जाएगा। इस पूरे टॉपिक को करने में कई क्लासेस लगेंगी। डन। हमने बोला 1 से 1.5 महीने में करा देंगे, 40 से 42 क्लास में करा देंगे एक पेपर, दोनों पेपर के लिए लगभग 90 क्लास, तो वो हो जाएगा। डन, यू डोंट वरी। तो इसको आप बार बार देखते रहना, आपको पूरा सिलेबस याद हो जाना चाहिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए मेजर क्लाइमेटिक जोन से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो पहले ही देख चुके हैं कि यूपी इस लैटीट्यूड में लाई कर रहा है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। इंट्रोडक्शन तो सबका लगभग सेम सही बनेगा, है ना। तो यूपी का क्लाइमेट है, उसको अलग अलग ज्योग्राफर ने अलग अलग कैटेगराइज करा है। जैसे कोपेन ने इसको CWG टाइप का बोला है, फिर ट्रिवार्थर ने इसको CAW टाइप का बताया है। ये दोनों हम नहीं पढ़ेंगे, इनके आने के चांस बहुत कम है। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है वो उसको ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ते हैं, कि ट्रिवार्था पढ़ते हैं, कोपेन पढ़ते हैं। कोपेन पे GS फर्स्ट पेपर में प्री में क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ हम पूरे इंडिया का कोपेन पढ़ेंगे। GS फर्स्ट पेपर जब भी पढ़ेंगे, NCERT में दिया हुआ है और प्री में आ सकता है। यहाँ 6th पेपर में मेंस के लिए काम का नहीं है, तो अभी हम कोपेन वाले में नहीं जा रहे, ट्रिवार्था में नहीं जा रहे। RL सिंह बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तो उन्होंने इसको 5 क्लाइमेटिक जोन में कैटेगराइज करा है उत्तर प्रदेश को, ये हम पढ़ेंगे। और अगर यूपी के क्लाइमेटिक जोन पूछे गए तो हम थोड़ा सा आइडिया लिख के कि अदर ज्योग्राफर ने इसको ऐसे कैटेगराइज करा है, इनके बस नाम लिखेंगे ऐसे, और फिर हेडिंग डाल के RL सिंह का क्लासिफिकेशन लिखना शुरू कर देंगे। RL सिंह कौन थे ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, तो हमने आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दिया। ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरा डिटेल में लिख के आओ, बस आप सीधा RL सिंह क्लासिफिकेशन वहाँ से शुरू कर सकते हो। तो इनका क्या क्लासिफिकेशन है, पहले मैप में देख लो एक बार अच्छे से। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बनाया सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल। सेमी एरिड है, इट मीन्स डेजर्ट से तो ज़्यादा बारिश हो रही है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। सेमी एरिड इलाके हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है, इसको ठीक कर देंगे, इमेज में लगा देंगे, लगभग यहाँ तक आएगा ये ऐसे।
यहाँ तो ठीक है, इस इलाके में डन, थोड़ा सा करेक्ट करके इसको लगा देंगे। सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल, तो इस इलाके की क्या खासियत है, यहाँ पे टेम्परेचर बताया था बहुत ठंडा हो जाता है, सहारनपुर वाला इलाका है ना, सबसे न्यूनतम तापमान मिलता है। और बारिश इधर कम होती है, यहाँ बताया मथुरा, तो मथुरा में जो है सबसे कम बारिश हो रही है, इधर गोरखपुर तो वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, कुछ अभी देखेंगे। फिर ये भी सेमी एरिड है और ये भी सेमी एरिड है, ये सब ट्रॉपिकल है और ये ट्रॉपिकल है। क्या अंतर होगा, यहाँ से ज़्यादा तापमान यहाँ पे रहता होगा, बारिश दोनों जगह कम होती होगी। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल में यही तो अंतर आएगा, यहाँ ज़्यादा तापमान होगा, बारिश कम होगी, यहाँ पे थोड़ा कम तापमान होगा और बारिश कम होगी। कम का मतलब ऐसे नहीं कि इससे कम, ट्रॉपिकल वाले से कम। तो दो तरह का तो आर.एल. सिंह ने ये बताया, सेमी एरिड ट्रॉपिकल एंड सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल। तो दो सेमी एरिड इलाके हो गए, वेस्टर्न यूपी, खासकर ये राजस्थान वाला बॉर्डर, और उसके बाद में बुंदेलखंड का इलाका सेमी एरिड। फिर आता है उसके बाद में सब ह्यूमिड, और फिर यहाँ पे क्या है, ह्यूमिड, और यहाँ सेमी एरिड। इसके बाद में क्या आता है, एरिड। जो डेजर्ट है वो तो मिल नहीं रहा यूपी में, मरुस्थल नहीं मिल रहा है ना, तो एरिड वाला नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, सेमी एरिड, सेमी ह्यूमिड एंड ह्यूमिड। तो ह्यूमिड साउथ ईस्ट, तो ये भैया साउथ ईस्ट ही तो है, तो ह्यूमिड के साथ साउथ ईस्ट लगा दिया। अभी बताया था जो सोनभद्र वाले इलाके हैं, जंगल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है ना, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ह्यूमिड साउथ ईस्ट। ये जो इलाका है पूरब वाला, ये सब ह्यूमिड एंड ट्रांजिशनल क्लाइमेट, और ये सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अभी तक समझा है तो इसका बता सकते हो, सब ह्यूमिड एंड कॉन्टिनेंटल की बारिश तो मॉडरेट होती है, मॉडरेट, कि यहाँ वेस्टर्न वाले से ज़्यादा, ईस्टर्न वाले से कम। साथ में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, इट मीन्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस मिलती होंगी। सर्दियों में तापमान बहुत कम हो जाता होगा, और जब गर्मियाँ आती होंगी तो तापमान बहुत बढ़ जाता होगा। आ रहा है ना समझ, कीवर्ड पकड़ लोगे, उन्हें समझ लोगे तो चीज़ें अपने आप भी समझ आ जाएंगी। तो 5 हो गए, सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल, सेमी एरिड ट्रॉपिकल, फिर सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, फिर सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल, और उसके बाद में फिर नंबर 5 ह्यूमिड साउथ ईस्ट। एक अच्छा सा डायग्राम बना देंगे, 5 याद हो जाएंगे। अब क्या लिखना है, इनके फीचर्स सबके बारे में, इसके बारे में 2-4 बातें कि भाई यहाँ क्या होता है, लिखेंगे मथुरा है कम बारिश होती है, फिर इसके बारे में 3-4 बात, यही तो बचा। इतनी चीज़ें आपके याद करने की हैं। चलो देखते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले पहला है सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल, तो इसकी लोकेशन लिख दो। तो ये जो वेस्टर्न यूपी है अलोंग राजस्थान बॉर्डर, अभी बताया था, रेनफॉल कम हो रही है 25 to 75 सेंटीमीटर, एंड टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते। देखो अगर हम देखें तो विंटर का टेम्परेचर 15 to 25 है, एंड समर का टेम्परेचर 25 to 28 है ना। तो बारिश कम होती है, तो यहाँ खेती कैसे होती होगी, तो कैनाल सिस्टम ये बिल्ड करा जा रहा है, गंगा कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाए गए हैं, उनके तहत यहाँ पे ये सुविधाएं विकसित करके इरिगेशन की एग्रीकल्चर को किया जा रहा है। वीट, शुगर केन, बाजरा, मस्टर्ड, तो देखो ये जो मोटे अनाज हैं ये ज़्यादा हो पाएंगे, और ये शुगर केन वगैरह जहाँ पे ये कैनाल इरिगेशन सिस्टम बिल्ड हो जाएगा वहाँ होने लगेगा। डन। दूसरा आता है सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन, सदर्न बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर, महोबा। बारिश देखो 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश लगभग हो रही है यहाँ पे। टेम्परेचर देखो गर्मियों में ज़्यादा रहने हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। फीचर्स में कि यहाँ का ड्राउट प्रोन इलाका है, लोकी टेरन है। एग्रीकल्चर में क्या होंगी, फिर पल्सेस होंगी एंड कोरस सीरियल्स होंगे, ज्वार बाजरा, ये सब ध्यान से समझो, कीवर्ड पकड़ो, अंडरलाइन कर लो या कोई रजिस्टर बना के वहाँ नोट कर लो। कुछ भारी नहीं है, एकदम याद हो जाना है, बस थोड़ी सी मेहनत लगनी है। तो 2 समझ लिया हमने, एक हमारा हो गया सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल एंड दूसरा सेमी एरिड ट्रॉपिकल। तीसरा आता है फिर सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। यहाँ पे मिलेगा आपको टेम्परेचर का ज़्यादा डिफरेंस है ना, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल वाले में। तो देखते हैं, देखो अपर गंगेटिक प्लेन, वेस्टर्न यूपी, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, यहाँ पे ये सब जगह मिल रहा है। रेनफॉल जो है वो 75 से 150 सेंटीमीटर है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है 200 हो जाए, और 75 से कम भी नहीं है, तो सब ह्यूमिड हो गया। फिर कॉन्टिनेंटल, टेम्परेचर से पता चल जाएगा अभी क्यों है कॉन्टिनेंटल, है ना, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। यहाँ पे 17 डिग्री तक चला जा रहा है और 40 डिग्री तक चला जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जा रहा है ना। अच्छा, विंटर थोड़ी सी मॉडरेट है, उसका एक कारण ये भी है कि ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा
है ना। एग्रीकल्चर की बात करें तो वीट, शुगर केन, यही ज़्यादा है इस वाले इलाकों में। देखो अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पे वीट, शुगर केन ज़्यादा है, यहाँ वाले में राइस ज़्यादा है, यहाँ पल्सेस वगैरह ज़्यादा है। तो एक आइडिया बन जाएगा, तो आप इजीली इसको लिख पाओगे। सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल रीजन जो ईस्टर्न यूपी वाला है, तो वहाँ तो खूब बारिश होगी, 100 से 200 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा बारिश उत्तर प्रदेश की यहीं हो रही है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अभी रेन पैटर्न में लिखा होगा, वहाँ से आप देख लेना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। टेम्परेचर गर्मियों में 25 से 40 हो जा रहा है। ये सब बातें आप मेंस में नहीं भी लिखोगे ना तब भी चलेगा, टेम्परेचर वाला फैक्टर बस आपके दिमाग में रहना चाहिए। और रेन वाला आप लिख सकते हो कि कितने सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। अगर आप याद रखने में आप अच्छे हो तो आप टेम्परेचर भी रख सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। वरना लोकेशन क्या है, फीचर्स क्या हैं, रेन की रेंज क्या है, इतनी चीज़ें कर लोगे तो काम चल जाएगा। अभी बता ही दिया था ईस्टर्न यूपी में क्या ज़्यादा होगा, फिर राइस। वेस्टर्न वाला है तो वीट, शुगर केन लिख देना, यहाँ पे राइस लिख देना, डन। ह्यूमिड साउथ ईस्ट रीजन, ह्यूमिड साउथ ईस्ट रीजन 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। सोनभद्र का हिली पार्ट्स है, यहीं तो फॉरेस्ट ज़्यादा मिलते हैं। फॉरेस्ट इलाका होने से और बारिश ज़्यादा होने से टेम्परेचर देखो कम रह गया, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी फिर राइस हो जाएगा, एंड राइस के साथ में जो कोरस ग्रेन मोटा अनाज है वो हो जाएगा। तो ये समरी टेबल है, क्विक रिवीजन टेबल कि कौन सा एरिया है। जैसे मान लो सेमी एरिड, सब ट्रॉपिकल, राजस्थान से जो बॉर्डर लगा हुआ है, वेस्ट यूपी का इलाका वो हो गया। बारिश कितनी होती है, टेम्परेचर कितना है, फीचर्स कैसे हैं, एरिड है, कैनल इरिगेशन पे बेस्ड है, और वीट, शुगर केन, मस्टर्ड, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हो गई। ऐसे सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल जो ईस्टर्न यूपी वाला हुआ, 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, फिर उसका टेम्परेचर लिखा है। फ्लड प्रोन इलाका है, राइस, पल्सेस, मेज, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं। तो दोनों में ही, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक क्विक रिवीजन टेबल है, आप दोनों से इसको पढ़ सकते हो। लास्ट टाइम में आप क्या करो कि पूरे नोट्स मत पढ़ो, बस ये क्विक रिवीजन टेबल पढ़ लो, तो प्री मेंस दोनों का काम चल जाएगा। तो ये हमने उत्तर प्रदेश के क्लाइमेटिक जोन देख लिए। सेमी एरिड, सब ट्रॉपिकल, ये पहला हो गया। उसके बाद में सेमी एरिड, ट्रॉपिकल, ये दूसरा हो गया। फिर सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल एंड ह्यूमिड, ऐसा करके 5 जोन हो गए आरएल सिंह ने जो बताए। अब देख लो अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट के चैलेंज क्या है। अगर इसको नहीं भी पढ़ाएं और ऐसे बता के छोड़ देना कि पढ़ लेना, तब भी कर लोगे, क्योंकि वही बातें लिखनी है जो हमने पिछले 4 टॉपिक में पढ़ी है। आप सोच के बताओ उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं। अरे भैया सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ पे कोल्ड वेव चलने लगती है, वल्नरेबल सेक्शन के लिए बहुत समस्या हो जाती है। गर्मियाँ हो तो हीट वेव चलने लगती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, सोइल में भी मॉइस्चर कम हो जाता है, तो एग्रीकल्चर को भी नुकसान पहुंचता है। जो बुंदेलखंड इलाका है वहाँ ड्राउट पड़ता है, ये भी एक चैलेंज है। जो तराई के इलाके हैं और ईस्टर्न यूपी के इलाके हैं वहाँ पे फ्लड आता है, ये भी एक चैलेंज है। तो इसमें क्या कुछ नया बता रहे हैं या ये वही पॉइंट है? लिखने का तरीका, विजन चेंज हो गया, लेकिन पॉइंट तो सबके सब वही हैं। देखो तो पहला रेनफॉल वेरिएबिलिटी कि ईस्टर्न यूपी में फ्लड आ रहा है, बुंदेलखंड वाले में ड्राउट आ रहे हैं, शैडो इफेक्ट है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, बता चुके हैं ऑलरेडी। फिर हीट वेव एंड लू आ गई, इसके बाद में ये पॉइंट नीचे आएगा, यहाँ पे कोल्ड वेव एंड फॉग आ गया, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ गई। उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट रिलेटेड चेंज कि यहाँ पे फॉग की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन में परेशानी आती है, कहीं कहीं बारिश कम होती है या फिर उसमें एक वेरिएशन रहता है, किसी साल ज़्यादा किसी साल कम। तो फिर जहाँ पे ट्यूबवेल इरीगेशन हो रहा है वेस्टर्न यूपी में, वहाँ ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। अगर ऐसे नहीं होता है रेगुलर बारिश तो क्या होता है, ग्राउंड वाटर नीचे नहीं जाता। तो ये भी एक क्लाइमेट रिलेटेड चेंज में हम लिख सकते हैं। दूसरा कि यूपी में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके भी इम्पैक्ट बढ़ते जा रहे हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाएंगी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होगी और बहुत कम समय में 2-3 दिन में हो जाएगी, और फिर महीने तक बारिश नहीं होगी। ये क्या है? इसको बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट हैं या कुछ डिजास्टर वाली इवेंट हैं, जैसे फ्लड हो गया या ड्राउट, इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। पहले मान लो सूखा 10 साल में एक बार होता था, तो अब हर 3 साल बाद होने लग गया।
क्या बढ़ गई? फ्रीक्वेंसी। और दूसरा, पहले सूखा में ग्राउंड वाटर थोड़ा कम होता था, अभी ज़्यादा कम होने लग गया, तो इंटेंसिटी, अब सूखा पहले से ज़्यादा सूखा है और सूखा ज़्यादा बार आता है। तो ये यूपी में हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी दोनों बढ़ गई है। डन। एंड सॉइल पे भी प्रभाव पड़ता है भाई। सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा। सॉइल इज अ कंपोजिशन ऑफ 3 थिंग्स। सॉइल में कुछ मिनरल होते हैं, सॉइल में एयर होता है एंड सॉइल में वाटर होता है। अगर इनमें से एक भी चीज़ कम हो जाएगी तो फिर उसमें फसल नहीं हो सकती। तो एयर का वो बनाए रखने के लिए खेत की जुताई करी जाती है खेती करने से पहले, और मॉइस्चर बनाए रखने के लिए पानी दिया जाता है। कभी यार ये मिनरल वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें कम हो जाती हैं तो बाहर से खरीद के डाले जाते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कि क्लाइमेट रिलेटेड क्या चैलेंजेस यूपी में हैं, और नया कुछ नहीं है, उसी पिछले से हो जाएगा। बस एक डायमेंशन आपको नहीं मिल गई कि ये भी पूछा जा सकता है, वरना क्या होता भाई, अगर सेम ही चीज़ है तो क्यों बार बार पढ़ रहे हो? इसलिए कि अगर आप ये पढ़ के नहीं जाओगे एज इट इज़ मेजर क्लाइमेटिक चैलेंज, और अगर वहाँ पे आ गए तो आप बना बना के लिखोगे, उसमें 2 नुकसान होंगे। पहला, टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरे ज़्यादा पॉइंट नहीं लिख पाओगे। और घर से पढ़ के जाओगे तो कम समय में लिखोगे और ज़्यादा पॉइंट लिखोगे, टाइम भी बचेगा, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। तो रेनफॉल वेरिएबिलिटी है, उससे फ्लड आ रहे हैं, ड्राउट आ रहे हैं, हीट वेव है, लू है, कोल्ड वेव है, फॉग है, ट्रांसपोर्टेशन में समस्या आ रही है, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। और गवर्नमेंट का रिवेन्यू भी खर्च होता है ऑब्वियसली। फिर जब कुछ समस्या आती है तो गवर्नमेंट उसको टैकल करने के लिए रिवेन्यू खर्च करती है। मान लो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है तो इरीगेशन की फील्ड में तमाम सब्सिडी सरकार दे रही है। क्लाइमेट की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों बढ़ती जा रही है, सोइल को नुकसान है, एग्रीकल्चर को है। एयर पोल्यूशन क्लाइमेट इंटरेक्शन में ये, तो देखो ये जो एनसीआर से लगे इलाके हैं ये काफ़ी एयर पोल्यूशन इनमें होता है। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो फायर क्रैकर हैं उनके स्टोर एंड बिक्री पे पूरा रोक लगा दिया है कंप्लीटली, यूपी गवर्नमेंट ने। अगर फिर भी कोई ऐसे करता पाया गया तो कुछ हर्जाना और फिर कुछ सजा उसके प्रावधान करे गए। और क्या चैलेंज है क्लाइमेट रिलेटेड? वेस्टर्न यूपी का क्लाइमेट थोड़ा ठीक है, ह्यूमिडिटी कम है, वेक्टरबॉर्न डिसीज कम होती हैं, फ्लड वगैरह नहीं है, तो वो ग्रो कर रहा है। और ईस्टर्न यूपी उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा, तो उससे क्या हो रहा है? असमानता बढ़ रही है। किसी भी इलाके में असमानता अच्छी नहीं होती, वरना जो पीछे रह जाता है उसको लगता है मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, अलगाव की भावना आती है फिर। तो ये एक समस्या है, रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो यूपी में ये जो क्लाइमेट का पैटर्न है, जिस तरह का क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लाइमेटिक जोन है, उसकी वजह से रीजनलिज्म भी ग्रो हो रहा है ना, रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने 2 चीज़ें देख ली, मेजर जोन भी देख लिया और क्या क्लाइमेटिक चैलेंजेस हैं वो भी देख लिया। अगला है उत्तर प्रदेश में सीजन। 4 सीजन होते हैं, अभी कल वाली क्लास में भी हमने ये बताया था। समर सीजन है, मार्च से जून तक चलेगा। देखो जल्दी जल्दी देखते हैं। हॉट विंड लू चलती है इस समय। रेनफॉल होती है, बताया था कौन सी होती है, थंडर स्टॉर्म, कन्वेक्शनल रेनफॉल, है ना। धूल भरी आंधियां आती हैं, गरज चमक के साथ वर्षा होती है और काफ़ी तेज आंधी होती हैं, इतनी तेज कि मतलब वो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी गिरा देती हैं। सड़क पे आप बाइक से, कार से जा रहे हो तो आपको ऐसे लगेगा कि इधर उधर गिर ना जाओ। इम्पैक्ट क्या है इसका? तो लॉस होता है ह्यूमन लाइफ का, एनिमल लाइफ का, एग्रीकल्चर का, इन सब चीज़ों का। तो ये हमने कुछ इसके पहला सीजन देख लिया, समर सीजन। उसके बाद में आता है साउथ वेस्ट मानसून। ये वाला सीजन जब इधर से मानसूनी वर्षा होती है, रेनी सीजन उत्तर प्रदेश का, मैक्सिमम वर्षा उत्तर प्रदेश में होता है। चारों मौसम में यूपी में बारिश हो रही है, लेकिन जितनी यूपी में बारिश होती है उसका 85% से ज़्यादा इस साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है। और इसमें ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, ना कि अरेबियन सी। अरेबियन सी से काफ़ी कम हो रहा है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं। पहले कहाँ पे आएगा ये मानसून? ईस्टर्न यूपी में, तो वहाँ पे मिड जून में आ जाता है। वेस्टर्न वाले में मिड जुलाई तक जाता है। हटेगा तो यहाँ से जल्दी हट जाएगा, चूंकि ऐसे ही जाना है उसने वापस। डन। यहाँ देर से हटता है, तो यहाँ जल्दी आता है, देर तक रहता है, तो यहाँ ज़्यादा बारिश करता है। ऊपर से जो यहाँ बारिश करते करते आगे जाएगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी, तो यहाँ कम बारिश करेगा, यहाँ ज़्यादा करेगा।
तो मान लो अजरसन रीजन का क्वेश्चन बना दें प्री में कि यूपी में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पर, इधर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पर बारिश की मात्रा कम होती जाती है, और रीजन में ये बता दें कि विंड में मॉइस्चर कम होता जाता है, तो ये भी ठीक है, इधर से विंड जाएगी तो मॉइस्चर कम होता जाएगा। दूसरा रीजन ये ना बता के ये बता दें कि ईस्टर्न यूपी में मानसून जल्दी आता है और देर तक रहता है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही केस में आंसर क्या बनेगा, ए, कि ईस्टर्न यूपी में ज्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न में कम होती है। रीजन में क्या आ सकता है बताया, पहला कि ईस्टर्न यूपी में मानसून जल्दी आता है, देर तक रहता है, और दूसरा कि ईस्टर्न यूपी से वेस्टर्न यूपी की तरफ उसका फ्लो है जिससे मॉइस्चर कम होता रहता है और बारिश कम होती है। ये प्री के हिसाब से काम किए हैं, गोरखपुर में सबसे ज्यादा होती है, मथुरा में कम होती है, और रेन डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये 2-3 चीजें डायरेक्ट प्री में भी काम आ सकती हैं, और चूंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो मेंस में भी लिख के आना। तो दूसरा सीजन पता चल गया, साउथ वेस्ट मानसून। ज्यादातर बारिश इसमें कौन सी हो रही होगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल, है ना, अभी समझा था। तीसरा सीजन आ गया अपना रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून में बताया कि इसमें ज्यादा वो नहीं होता, बस कुछ जो है पोस्ट मानसून में ओकेशनल थंडर स्टॉर्म, कन्वेक्शनल रेन ये होती है। और एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस इसका देखें तो ये जो खरीफ की फसल बरसात में बोई थी उसको काटने का समय है, और जब ये फसल कट जाएगी तो रबी की क्रॉप को बोने का समय है। रिट्रीटिंग मानसून का टाइम अक्टूबर से नवंबर का टाइम। फिर आ जाता है विंटर सेशन, दिसंबर से फरवरी तक चलता है, टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, कोल्ड वेव चलती हैं, फॉग आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं। यही तो 4-5 पॉइंट लिखने हैं आपको। सीजन में क्या लिखोगे, यही 4-5 पॉइंट लिखोगे ना। दरअसल में आप अगर ध्यान से देखोगे तो वही कंटेंट है, बस उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग है। सीजन पूछेगा तो अलग तरह से लिख देना है, फीचर्स पूछेगा तो अलग तरह से लिख देना है, मेजर जोन पूछेगा तो उसमें भी तो यही लिखोगे। ईस्टर्न यूपी लिखोगे तो कि वहां पे फ्लड आती है, बारिश ज्यादा होती है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है ना। तो आप कितना स्मार्टली इसको कर पाते हो इसी पे डिपेंड करता है कि आपके मेंस में कितने मार्क्स आएंगे। डन। ये हमने सीजन पढ़ लिए, अब बस 2 चीजें पढ़नी बाकी हैं, उत्तर प्रदेश में वर्षा और उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर। इन दोनों टॉपिक का भी ऐसी है, बोलते हैं इसको पढ़ लेना, हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। देख लेते हैं फिर भी जल्दी जल्दी, ऐसे हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, हमें टोटल कंप्लीट करना है जिसकी गुंजाइश है आने की। जैसे देखो जियोलॉजिकल वाला नहीं था सिलेबस में, फिर भी हमने उसको कवर किया। डन। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा का पैटर्न या कहाँ कितनी कैसे बारिश हो रही है या रेन के फीचर्स अगर हमें देखने हो तो सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट बता रहे हैं, सब ट्रॉपिकल एंड मॉनसून। एक क्लाइमेट के नाम में ही आ रहा है, तो उसका मतलब जो मॉनसून रेनफॉल है उसकी बड़ी मात्रा है, 85% हो रहा है साउथ वेस्ट मॉनसून से, है ना। ये कुछ बेसिक चीज हो गई कि हमें शुरुआत करनी है तो वहां से लिख सकते हैं। एनुअल एवरेज रेनफॉल देखें तो 100 है, इधर तो लगभग 200 हो रही थी, उधर 75 से भी कम हो रही थी, बीच में 150 तक। तो इन सब का जो एवरेज है वो कितना है, लगभग 100। सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सीजन में अलग अलग होती है, वो अभी हमने देखा। साउथ वेस्ट मानसून में अलग होती है, विंटर में अलग होती है, रिट्रीटिंग मानसून में अलग होती है, समर में अलग होती है। 4 सीजन थे ना, पहले आया समर, समर के बाद में साउथ वेस्ट मानसून, फिर रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून, फिर इसके बाद में विंटर। ये तो आपको पता है विंटर में तो कि भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से साइक्लोनिक रेनफॉल हो रही है। और ये समर वाली थंडर स्टॉर्म कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये यहाँ पे भी कौन सी हो रही है, थंडर स्टॉर्म कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये दोनों सेम है। और ये जो है साउथ वेस्ट वाला ओरोग्राफिक रेनफॉल है, बंगाल की शाखा से ज्यादा हो रही है, और ये वेस्टर्न डिस्टेंस वाली साइक्लोनिक रेनफॉल है। यही तो है इसका सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की साउथ वेस्ट मानसून में कौन सी बारिश हो रही है, फिर विंटर रेनफॉल की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो रही है। सेम चीज है ना। बस पढ़ते रहो, पढ़ के जो ना समझ में आए उसके डाउट पूछते रहो। ये मत सोचना कि 4 महीने बाद इस क्लास को देख रहे हो तो क्या होगा, 4 महीने बाद भी कोई डाउट लिखोगे कमेंट में तब भी उसका आंसर करा जाएगा।
कोई बहुत ज़्यादा समस्या आती है तो आप मेंटोरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम कीमत पे वो प्रोग्राम है, 1-to-1। उसमें आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपके जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर कराए जाते हैं। तो आप मेंटोरशिप प्रोग्राम भी प्री से लेके मेंस तक, इंटरव्यू तक वो काफ़ी काम आता है। मंथली चार्जेस बहुत कम है उसके, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जो भी आपके डाउट हैं इकट्ठे करो, टीचर से एक दिन टाइम लो, 1 घंटे की वीडियो कॉल में जितने डाउट हैं सब के सब अपने क्लियर कर लो। अंडरस्टैंड? तो प्री मानसून, पोस्ट मानसून की बारिश है। मानसून से ठीक पहले जो हमने देखा थंडर स्टॉर्म है, और मानसून के ठीक बाद भी थंडर स्टॉर्म है, और यहाँ मानसून है, उसके बाद में फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से साइक्लोनिक रेनफॉल है। ये अपन सब पढ़ चुके हैं। इसी की यहाँ पे समरी दी हुई है, तो इस समरी को भी आप देख लोगे। इस टॉपिक को डालने का मेन मकसद है ये एक डायमेंशन आपके दिमाग में सेट हो जाए कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है और पेपर में आपको सोचना ना पड़े। पॉइंट तो इसमें वही हैं सबके सब जो आप पहले पढ़ चुके हो। रेनफॉल में क्या पैटर्न है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्लड आ जा रही है, कहीं पे बहुत कम हो जा रहा है, वहाँ ड्राउट कंडीशन हो जा रही है ना। जहाँ कम हो रही है वहाँ ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो जा रहा है। एंड कभी बहुत कम बारिश हो जा रही है, जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे भी सेम नहीं होती पैटर्न, किसी साल में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में, है ना। रेनफॉल का इम्पोर्टेंस आ जाएगी क्या है, तो एग्रीकल्चर में, रबी क्रॉप में, अभी देखा था विंटर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं रबी क्रॉप के लिए अच्छे हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून है खरीफ की क्रॉप के लिए अच्छा है। सेम पॉइंट है ना, कोई नया पॉइंट नहीं बता रहे, ये सब ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये रेन वाला जो है हमारा कंप्लीट है। रेन और टेम्परेचर दो ऐसे टॉपिक हैं, अभी 2-4 साल तक तो इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी जैसे हमने बताया क्लाइमेट से क्वेश्चन के बनने के चांस हैं, क्योंकि ये दिखाया था हमने आपको यहाँ पे, तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। रिलीफ एंड स्ट्रक्चर से 2 बार, इरिगेशन से 4-5 बार, मिनरल से 2 बार, ड्रेनेज सिस्टम से 1 बार, वेजिटेशन से 1 बार। कहाँ से नहीं आया, क्लाइमेट से एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन से। इससे तो मुश्किल से बनेगा, क्लाइमेट पे बनेगा। अगर बनेगा तो शुरू में बस यही पूछेगा, या तो मेजर क्लाइमेटिक जोन पूछेगा, या यूपी के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर पूछेगा, या यूपी के क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा। बहुत से बहुत पूछा तो यूपी का जो क्लाइमेट है उसको समझाते हुए उसका यूपी पे प्रभाव लिखिए। ये 4 चीज आने के चांसेस ज़्यादा हैं। रेन का डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये अभी नई चांस हैं अगले 2-3 साल तक। फिर भी इनको नोट्स में कवर करा गया है, क्योंकि बुक जब लिखी जाती है तो वो इसी एंगल से लिखी जाती है कि अगले 4-5 साल तक उसकी उपयोगिता बनी रहे। हालांकि ये बुक हर साल अपडेट होती है, और हर साल क्या ये रेगुलर बेसिस पे जैसे कुछ भी नया होगा अभी तो उसको अपडेट किया जाएगा करंट अफेयर्स के हिसाब से। इसीलिए इसको ई बुक में सेल करा जा रहा है, जिससे जैसे ही अपडेट हो तो आपको इसकी PDF भेजी जा सके, तो आपको पास लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल हो। जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो उस दिन तक का अपडेटेड मटेरियल। जो हार्ड कॉपी में बुक आती हैं वो 2-2, 4-4 साल पहले अपडेट होती, तो पेपर 25 का पूछा जा रहा है, उसमें 24-25 का, और बुक में लिखा हुआ है 23 का। इसीलिए हम उन बुक से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, तो सेल्फ स्टडी के लिए अच्छी बुक हैं। तो जितनी भी बुक हैं अपनी ई बुक, वो सेल्फ स्टडी के हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल है। तो क्लाइमेट में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ये हमने देख लिया। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख चुके हैं, इसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बताया रेन एंड टेम्परेचर से अभी क्वेश्चन नहीं आने वाला, आप इसको छोड़ के भी चले जाओगे, कोई इशू नहीं है। शुरू के जो 4 हेडिंग हैं, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इम्पैक्ट क्या है, फैक्टर क्या है, एंड मेजर क्लाइमेटिक जोन क्या है, उन्हीं से क्वेश्चन आने की भी उम्मीद है, आप देखना। और क्लाइमेट से क्वेश्चन काफ़ी उम्मीद है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन रह रहा है टॉपिक 1 में, बाकी सबसे पूछा जा चुका। तो इसमें भी वही सब लिखेंगे, देखो कि सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, टेम्परेचर की रेंज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। किसकी वजह से है वेरिएशन भाई, उसके इनलैंड या कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से। कह रहे हैं समर में तो 45-47 तक हो जाता है, विंटर में तो कहीं कहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे 3-4 डिग्री सेल्सियस या बिलो 0 भी चला जाता है। सहारनपुर में सबसे कम टेम्परेचर गया हुआ है। तो बस एक तरीका सीख लिया हम कैसे लिखेंगे, बाकी तो हमें बताओ इनमें से कौन सी बात नहीं पता थी। सब ट्रॉपिकल मानसून, कॉन्टिनेंटलिटी सभी तो पता है। सीजनल टेम्परेचर पैटर्न है,
तो भाई जब कॉन्टिनेंटलिटी होती है तो फिर सीजनल पैटर्न तो होती है, सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है। तो देखो समर की बात करें तो कह रहे हैं एवरेज मैक्सिमम 38 to 45 है, वैसे 47 डिग्री सेल्सियस जो है वो बुंदेलखंड एंड वेस्टर्न यूपी में गया हुआ है। इसमें सबसे वैसे ज़्यादा देखें तो कौन है, प्रयागराज। अभी यहाँ पे कहीं लिखा होगा तो उसमें देख लेंगे। रेनी सीजन में कितना चला जाता है, क्लाउड कवर और रेनफॉल की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है गर्मियों के बाद में, रेनी वाले में। रिट्रीटिंग मानसून वाले में शुरू में टेम्परेचर ऐसे लगता है थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन बाद में वो कम हो जाता है। और उसके बाद तो विंटर है तो उसमें फिर और काफ़ी कम हो जाता है। तो विंटर में कम होता है तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा कम बता दिया सहारनपुर में। समर में ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो बता दिया प्रयागराज में, है ना। ये समरी है रीजनल वेरिएशन की, जब रिवाइज करना हो तो आप यहीं से सीधा रिवाइज कर सकते हो। ये प्रीलिम्स के फैक्ट लिखे हुए हैं, हाईएस्ट कहाँ पे है, लोएस्ट कहाँ पे है ना। तो रेंज तो ये है, लेकिन एक जगह पूछी जाए तो ये जो बोल्ड कर रखा है हाईएस्ट टेम्परेचर, ऐसे ही लोएस्ट में रेंज तो पूरी है, लेकिन एक पूछा जाए तो सहारनपुर। एनुअल रेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपने देखा कि 3-4 से लेकर 47 तक हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लो 0 से 47 हो रहा है, तो 47 डिग्री सेल्सियस की रेंज हो गई। पूरे साल का मैक्सिमम टेम्परेचर किस महीने में था उसके और मिनिमम किस में था, उनके बीच के डिफरेंस को ही तो एनुअल रेंज कहा जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एनुअल रेंज मिलती है उत्तर प्रदेश में। डन। टेम्परेचर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में, तो हीट वेव, कोल्ड वेव, फ्रोस्ट का आना, फोग का आना, फोग, फ्रोस्ट, मिस्ट, ड्यू, अर्बन हीट आइलैंड है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस भी है, कुछ फ़ायदे हैं जैसे एग्रीकल्चर में गेहूं की खेती के लिए, है ना, और चावल की खेती, शुगर केन, सब के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का टेम्परेचर मिलता है। तो अलग अलग सीजन होने की वजह से अलग अलग प्रकार की फसलें हो पाती हैं, एंड रीजनल डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग रीजन में अलग अलग फसलें हो पाती हैं। ठीक, रबी की क्रॉप है तो उसमें कोल्ड वेव काम आती है, खरीफ वाली है तो मानसून वर्षा काम में आती है। इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा रॉ मटेरियल, एक बेस मिल जाता है, खासकर जो एग्रो इंडस्ट्री है उनके लिए। डन। तो इतना करके हमारा क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक है अपना इरिगेशन। हमने बताया यहाँ से हमें ये सब करने हैं 1 by 1, और इनको करने के बाद ये हमारा यूपी ज्योग्राफी का एक मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आगे के टॉपिक जो हैं वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक दिन में एक एक क्लास में भी हो सकते हैं। जैसे वानिकी नीति है, सामाजिक वानिकी है, ये सब एक दिन का टॉपिक है। इसका कॉमर्शलाइजेशन है और ये भी एक दिन का टॉपिक है। तो आगे जनसंख्या जनगणना है, एक दिन में हम इसको कर लेंगे। बागवानी खेती है, ये ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, 1 से 2 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टाइम लेगा। कल हम इरिगेशन पढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है ना। चलिए, तो आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।